हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक जो प्लेटो का सिद्धांत पढ़े थे वो पढ़ा था प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था उसमें हमने पढ़ा कि पहले उसने बताया था कि कौन कौन से परंपरागत सिद्धांत उस समय चल रहे थे और उन सिद्धांतों को पहले उसने समझाया कि उस समय क्या था और फिर उसने क्या नई चीज दी। वो हमने पढ़ा था कि पहले परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकारक सिद्धांत जो चल रहे थे कि उन सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना उसने की और उसके बाद में उसने उन विचारधाराओं का उलट जवाब देकर एक नवीन विचारधारा न्याय के सिद्धांत के रूप में चलाई, बताई लोगों को। और इसी तरीके से आज हम उसका दूसरा सिद्धांत, प्लेटो लेसन ही चल रहा है और प्लेटो लेसन के अंदर प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या था। तो प्लेटो ने इस सिद्धांत में भी पहले ये समझाने का प्रयास किया कि वहां पर उस समय मौजूद शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था और किस रूप में शिक्षा को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक मानकर उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, एथेंस और स्पार्टा जो यूनान में महानगर के रूप में थे और उन दोनों की शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा अंतर था। तो पहले उसने ये बताया कि स्पार्टा की, एथेंस की शिक्षा क्या थी और एथेंस की शिक्षा के बाद उसने ये समझाने का प्रयास किया कि एथेंस की शिक्षा में ये कुछ कमियां रह गई और स्पार्टा की शिक्षा ये थी, उसमें से ये कुछ कमियां थी या इसकी कुछ अच्छाइयां थी। उसके बारे में उसने बाद में अपना शिक्षा सिद्धांत स्टार्ट किया। तो यहाँ पर भी हम पहले एथेंस की शिक्षा पद्धति के बारे में जानेंगे कि प्लेटो जो यूनान का रहने वाला था उसने एथेंस की शिक्षा में क्या पाया और क्या वहां का सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो रूसो के कोटेशन से हमें ज्ञात होता है कि रिपब्लिक जो प्लेटो की पुस्तक थी, तो रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया कभी भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कि रूसो जो उसका समर्थक था, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का रूसो समर्थक रहा है और इसीलिए उसने अपनी कोटेशन के माध्यम से ये समझाया कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ऐसे ही कुछ विचार बारकर के रहे। उसने भी प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का बहुत ही ज्यादा समर्थन किया है और कहा कि प्लेटो शिक्षा को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है जो मनुष्य के हृदय में सामाजिक कृत्यों को पूरा करने की भावना रखती है। आज की शिक्षा रोजगार देती है हमें और रोजगार के साथ साथ हमारा ज्ञान वर्धन करती है, लेकिन सामाजिक दायित्वों का जब हम बात करते हैं तो वर्तमान शिक्षा सामाजिक दायित्वों का हमें कुछ ऐसा विशिष्ट ज्ञान नहीं कराती कि हमें अपने आप से समझना होगा कि हम ये हैं तो हमें ये सामाजिक दायित्व तो अवश्य पूरे करने चाहिए। तो उसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि प्लेटो के समय में एथेंस में कौन सी शिक्षा पद्धति चलती थी। तो एथेंस में शिक्षा पद्धति के 3 स्तर थे। कौन कौन से स्तर? प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर और तीसरा सैनिक स्तर। जैसे हमारे यहाँ पर वर्तमान की व्यवस्थाओं में देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था में तो पहले प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी शिक्षा और फिर बाद में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा हम जो अभी चरण बने हुए हैं। तो उस प्रकार उस समय 3 स्तर थे एथेंस में और प्राथमिक स्तर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए थी और ये सब के लिए अनिवार्य थी। और दूसरी शिक्षा जो थी माध्यमिक शिक्षा स्तर था जिसका उम्र थी 14 से 18 वर्ष और तीसरी शिक्षा सैनिक शिक्षा थी जो 18 से 20 वर्ष तक के लिए आवश्यक थी। तो इन तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो एथेंस की शिक्षा पद्धति में निजी कार्य ये क्या था? एथेंस की शिक्षा पद्धति परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और इसे 3 स्तरों में विभक्त किया गया था कि एथेंस में रहने वाले लोग
जो परिवार है वो परिवारजन ही इन तीनों ही शिक्षाओं को हासिल करेंगे। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी और इस शिक्षा में प्रमुख विषय पढ़ना लिखना, प्राचीन कवियों का साहित्य अध्ययन करना, संगीत तथा व्यायाम इसके प्रमुख विषय थे। तो छोटे बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे क्या करते थे? प्राचीन कवियों की साहित्य को पढ़ते थे और संगीत और व्यायाम उसका मुख्य विषय था या मुख्य पाठ्यक्रम आता था। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी उसका। दूसरा स्तर है माध्यमिक स्तर और इस स्तर पर यह धन देकर सोफिस्ट वर्ग के लोगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा थी, जिसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति आदि का उत्कृष्ट अध्ययन करवाया जाता था। और ये 14 से 18 वर्ष के लिए में ये पूर्ण की जाती थी। और जो तीसरा स्तर था वो था सैनिक स्तर। तो शिक्षा का तीसरा स्तर जो है वो वर्ग 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के युवकों के लिए था, जिसमें एथेंस के प्रत्येक युवक को सैनिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था और इस शिक्षा के बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक होने का अधिकार दिया जाता था। तो प्रथम स्तर 6 से 14 वर्ष, इसमें केवल एक पहली बात तो हमें ये समझनी है कि एथेंस की शिक्षा पद्धति निजी परिवार की निजी एक सोच थी और निजी सोच के द्वारा ही परिवार की जिम्मेदारी थी कि वो अपने समस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो ये 6 से 14 वर्ष थी, जिसमें वो साहित्य कला, साहित्य पुराने कवियों की जो साहित्य थे, पुराने कवियों की जो उनकी कविताएं थी उन्हें पढ़ना उनका मुख्य कार्य था और संगीत और व्यायाम को वो समझते थे। दूसरा स्तर जो माध्यमिक स्तर 14 से 18 वर्ष के लिए था, वो शिक्षा जो थी वो सोफिस्ट वर्ग द्वारा उनसे प्राप्त की जाती थी। सोफिस्ट वर्ग का अर्थ है कि जो उस समय धनिक वर्ग थे, जो उस समय उच्च घरानों के थे और जो शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उनको पैसा देकर आपको शिक्षा हासिल करनी थी। माध्यमिक स्तर की शिक्षा जिसमें विशिष्ट ज्ञान होता था। विशिष्ट ज्ञान के रूप में यदि हम देखते हैं तो अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति कि क्या था। अलंकार शास्त्र, अलंकार का अर्थ होता है कि किसी चीज को और खूबसूरत बनाना। जैसे हम बात करते हैं नारी सौंदर्य की, तो नारी स्वयं खूबसूरत रूप में ईश्वर की बेहतरीन कृतियों में से एक है और यदि हम उसको ज्वेलरी पहना देते हैं तो वो और अलंकृत हो जाती है, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो है अलंकार। या एक साधारण रूप में बात कही जाए और एक उसको खूबसूरत शब्दों से सब जगह जोड़ा जाए पंक्ति को, तो वो क्या होगी? अलंकृत भाषा होगी। तो भाषण कला, राजनीति और अलंकार शास्त्र इस माध्यमिक शिक्षा के विशेष विषय होते थे, जिन्हें सोफिस्ट वर्ग के लोगों से सीखा जाता था। और जो अंतिम स्तर है सैनिक स्तर, ये प्रत्येक युवक के लिए आवश्यक थी और ये शिक्षा पूर्ण रूप से सैनिक शिक्षा थी, जिसमें अस्त्र शस्त्रों को चलाना या सैन्य कार्यविधियों में जो भी कार्यवाहियां होती हैं उन्हें ज्ञात करना आवश्यक था। तो ये तीनों ही शिक्षा के स्तर एथेंस के थे। अब बारी है स्पार्टा की। कि स्पार्टा में कैसी शिक्षा चलती थी उस समय। तो स्पार्टा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्पार्टा ने एथेंस के सामने घुटने टेके थे। तो स्पार्टा जो है उस समय क्या था कि पूर्ण रूप से चारों ओर शत्रुओं से घिरा रहता था। तो शत्रुओं से घिरा रहने की वजह से स्पार्टा की जो शिक्षा थी वो निजी शिक्षा नहीं थी, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी थी। एथेंस की शिक्षा परिवार का निजी उत्तरदायित्व था, लेकिन स्पार्टा की जो शिक्षा थी वो राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती थी कि ये राज्य का ही अधिकार है, राज्य का ही कर्तव्य है कि वो अपने समस्त नागरिकों को शिक्षा प्रदान करे। लेकिन उसका पाठ्यक्रम थोड़ा संकुचित था और उस संकुचित पाठ्यक्रम के दौरान
क्योंकि वो चारों तरफ से हमेशा से ही शत्रुओं से घिरा रहता था। इसलिए स्पार्टा की जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से सैनिक शिक्षा ही होती थी, जिसमें व्यायाम और शस्त्र संचालन जैसी मुख्य कार्यविधियों को अपनाया जाता था। और ये प्रत्येक युवक और युवती दोनों के लिए ही आवश्यक थी कि वो इस सैनिक शिक्षा को इस सैनिक शिक्षा के द्वारा अपने राष्ट्र की जो सीमाएं हैं उस पर वो कार्य करेगा। क्योंकि स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था, इसी कारण उसे हमेशा आक्रमण के भय से त्रस्त रहना पड़ता था। अतः यहाँ की शिक्षा के लिए कठोर सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, जो स्त्रियों के लिए भी आवश्यक थी, ताकि उनकी संतानें बलिष्ठ बन सके, बलवान बन सकें। 7 वर्ष की आयु में ही बच्चों को परिवार से ले लिया जाता था तथा राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण सुरक्षा व शिक्षा की व्यवस्था करते थे, जिसका पाठ्यक्रम संकुचित था, लेकिन व्यायाम और सैनिक शिक्षा इसके अनिवार्य अंग थे। तो स्पार्टा की जो शिक्षा थी वो स्त्रियों के लिए आवश्यक थी, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए आवश्यक थी, और ये राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी शिक्षा और सुरक्षा दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बच्चा 7 वर्ष का ही होता था कि उसे उसके परिवार से ले जाया जाता था, और राज्य के अधिकारी ही उसकी शिक्षा दीक्षा का आगे ध्यान रखते थे। और महिलाओं की शिक्षा विशेष रूप से अनिवार्य थी, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो काफी बलिष्ठ बने, क्योंकि सैनिक शिक्षा और व्यायाम पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। इसलिए इसकी स्पार्टा की जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था वो काफी संकुचित था और सैनिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य थी। तो इस तरीके से प्लेटो ने पहले एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमें समझाया। उसके बाद में उसने अपना शिक्षा सिद्धांत बताया कि क्या है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की भी यदि हम बात करते हैं तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत 2 अलग अलग शिक्षा में बटा हुआ है। शिक्षा के 2 स्तर थे। पहली शिक्षा थी प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरी शिक्षा थी उच्च शिक्षा। तो हम बारी बारी से दोनों शिक्षा का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्रारंभिक शिक्षा या शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत। इस पद्धति के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। और प्लेटो ने इसे अपनी शिक्षा योजनाओं को 2 भागों में विभाजित किया। पहली थी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी थी उच्च शिक्षा। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत को जब सिद्धांत दिया तो उसने ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दी कि शिक्षा कोई एक पर्टिकुलर आयु तक दी जाने वाली शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा जीवन में अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अनवरत का अर्थ होता है लगातार, कि लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं में से एक है शिक्षा। हम जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना मौजूद हो, हमें सीखने की हम में क्षमता होती है और हम उस नई चीज को सदैव सीखते रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसने ये कही कि शिक्षा दिलवाना राज्य का कर्तव्य है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उसने ये कही कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान या डिग्री लेना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है व्यक्ति की सर्वांगीण विकास में राज्य की सहभागिता, जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन में उसे उच्चता प्रदान करे। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में मुख्य आधार बनी
और उसी के आधार पर उसने अपनी शिक्षा को 2 चरणों में बांटा। पहला प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा क्या थी उसे आज हम पढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य थी। यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक चलती रहती थी, जिसका उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना था। 18 वर्ष तक की शिक्षा पाठ्यक्रम के 2 प्रमुख विषय थे। नंबर 1 संगीत और नंबर 2 व्यायाम। मन की शिक्षा के लिए संगीत आवश्यक है, क्योंकि संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। प्लेटो संगीत को व्यापक अर्थ में लेता है, अर्थात इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता पाठ तथा अन्य ललित कलाएं भी सम्मिलित थी। प्रशिक्षण के अभाव में चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य तथा कलाकृतियों पर राज्य द्वारा प्लेटो कठोर प्रतिबंध की व्यवस्था करता है। 18 वर्ष की उपरोक्त शिक्षा प्राप्त करने के बाद साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी, जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिक बनाना होगा। तो प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा, जैसे एथेंस और स्पार्टा की प्रारंभिक शिक्षा या वर्तमान की प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है कि 6 से 14 वर्ष तक की, लेकिन इसने प्रारंभिक शिक्षा को 6 से 20 वर्ष तक का, कि 6 से 20 वर्ष तक की आयु के लिए यह शिक्षा थी। तो इस शिक्षा में 6 से 20 वर्ष तक इस शिक्षा को दिया जाता था और यह शिक्षा सिद्धांत में इसने बताया कि ये अनवरत चलने वाली शिक्षा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात उसने प्रारंभिक शिक्षा में ये कही कि व्यक्ति के शिक्षा के साथ साथ उसका चरित्र भी उच्च होना चाहिए। इसलिए प्रारंभ से ही संगीत, व्यायाम, संवेग, आवेग और चरित्र ये सब कुछ उच्च होना चाहिए। तो साहित्य उच्च पढ़े, बच्चा पढ़े तो उच्च साहित्य पढ़े, संगीत सुने तो उच्च संगीत को वो सुने, और जो व्यायाम करे तो उच्च व्यायाम वो करे, ताकि इन सब चीजों से उस बच्चे का चरित्र निर्माण होगा। 20 साल का इसने युवा नहीं कहा, उसे बच्चा ही कहा है, वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ऐसा प्लेटो का मानना था। और उसने इस बारे में विशिष्ट जानकारी दी कि संगीत क्या करता है। संगीत अपने आवेगों और संवेगों को आत्म नियंत्रित करता है। वो हमारे संवेग आवेग से हमारे पर नियंत्रण करने की शक्ति जो होती है उसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पर संगीत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परिष्कृत कर देता है वो हमें। तो इसलिए उसने इस बात पर जोर दिया कि संगीत का ज्ञान अवश्य इस उम्र में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसने व्यायाम की कही कि व्यायाम से शरीर तो बलिष्ठ होता ही है, साथ में मनुष्य का मस्तिष्क भी बलिष्ठ हो जाता है। तो प्रारंभिक शिक्षा में इन 2 बातों पर महत्वपूर्ण उसने जोर दिया। उसके बाद में उसने जो जोर दिया वो कि जो बच्चे अश्लील साहित्य या घटिया साहित्य कहीं पढ़ लेते हैं, जिससे उनके चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कि एक अच्छी उम्र के बच्चे होते हैं और इनकी सोच विचारधारा डेवलप नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती, तो इन्हें ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो सस्ता साहित्य है या घटिया जो साहित्य है, कला है, उनके ऊपर राज्य द्वारा पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, कि जब राज्य द्वारा प्रतिबंध होगा तो वो चीजें मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो उसका चरित्र उत्कृष्ट बनेगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो इस विचारधारा के द्वारा प्लेटो ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने की बात कही। इसके बाद उसने 18 वर्ष की आयु में क्या कहा कि अब बच्चा बालिग हो जाता है, तो इसलिए उसमें अनुशासन का आना बहुत ही आवश्यक है। तो अनुशासन के द्वारा
और आत्मनियंत्रण और साहस, ये सारी की सारी बातें जो सैनिक शिक्षा के लिए आवश्यक होती हैं उसमें डेवलप होनी चाहिए। आत्मनियंत्रण, संयम, व्यायाम और अनुशासन कि ये सैनिक शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये सारी चीजें बच्चे में 18 से 20 वर्ष में ये चीजें डेवलप करनी है और ये सारी की सारी चीजें प्रारंभिक शिक्षा का ही हिस्सा थी। तो इस तरह से प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो एक उच्च शिक्षा सिद्धांत माना जाता है और उस उच्च शिक्षा सिद्धांत में उसने जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो ये तो 20 वर्ष तक तो वो प्रारंभिक शिक्षा ही मानता है और उच्च शिक्षा 20 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे।